तो फेजर डायग्राम जो है, फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो ये टॉपिक है फेजर डायग्राम का, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि आगे के आने वाले टॉपिक्स में हम लोग को किस तरीके से आगे बढ़ना है। जैसे कि आगे वाले टॉपिक्स में हम लोग करने क्या वाला है, इससे पहले हम लोगों ने जितना भी करंट पढ़ा है वो डीसी करंट में सब कुछ था। डीसी करंट, अभी हम लोग एसी करंट की बात कर रहे हैं। तो डीसी करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर हम लोग कर लिए थे, पासिंग थ्रू इंडक्टर हो गया था, पासिंग थ्रू कैपेसिटर भी हो गया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसी करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ देम हम लोग करेंगे, यानी आने वाले टॉपिक्स में एसी थ्रू रेजिस्टर करेंगे हम लोग, इंडक्टर, कैपेसिटर और आरएल यानी रजिस्टर इंडक्टर वाला सर्किट, फिर एल आरसी और फिर एलसी और फिर आरएलसी या एलसीआर, ये सब करेंगे, एक एक करके स्टडी करेंगे। और क्या स्टडी करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। अब ये लॉजिक समझना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इससे पहले हम लोग जब डीसी करंट पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, जहां पे ईएमएफ रहेगा वहीं पे करंट भी रहेगा, दोनों को इसमें रिलेशन क्या खोजना है। जाहिर सी बात है, जब करंट दौड़ेगा तब जो क्यों दौड़ रहा है, बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईएमएफ। बट जब हम लोग एसी में आते हैं ना, तो एसी का कॉन्सेप्ट इतना इजी नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ डिपेंड्स ऑन अ साइन टर्म, और तुम लोग को हम दिखाए हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये ओमेगा का जो बात दिख रहा है, ये ओमेगा टी जो है इसको कहते हैं फेज। और ये ओमेगा टी यानी कि ये टर्म करंट के लिए भी यूज होता है और ईएमएफ के लिए भी यूज होता है। वहां पे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम लोग देखना है कि दोनों ही टर्म में E और I में ओमेगा टी यानी ये हार्मोनिकल टर्म का फेज बराबर है कि नहीं। अगर फेज बराबर नहीं हुआ तो उसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। तो कौन आगे है, करंट आगे है कि ईएमएफ आगे है, यानी कौन आगे प्रोड्यूस हुआ, पहले करंट दौड़ गया फिर उसके बाद ईएमएफ आ रहा है, या पहले ईएमएफ आ गया फिर उसके बाद करंट आ रहा है। ये हम लोग को स्टडी करना है। ये सिर्फ एसी में ही दिखता है, हम लोग डीसी में ये नहीं दिखता, डीसी में दोनों एक साथ चालू होता है। तो एसी में हम लोग ये जैसे ही देखते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले रेजिस्टर सर्किट के साथ देखेंगे, इंडक्टर के साथ, फिर कैपेसिटर के साथ, फिर रेजिस्टर इंडक्टर, फिर रेजिस्टर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर कैपेसिटर, फिर तीनों के साथ। ये सारे सर्किट्स हम लोग को स्टडी करना है। और स्टडी करते करते हम लोग क्या क्या मैच करेंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन, सबसे पहला पॉइंट होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो वो पॉइंट्स हम लोग मैच करते करते चलेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे रिलेशन या फेज डिफरेंस की बात करते हैं। रिलेशन लिख के हम लोग फेज डिफरेंस की अगर बात करें, यानी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस को पहले डिराइव करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद ऑपोजिंग फैक्टर खोजेंगे, ऑपोजिंग फैक्टर। ऑपोजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। तो वहां पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है। ठीक वैसा ही रेजिस्टेंस जब इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हम लोग को मालूम है रेजिस्टेंस मिलेगा। इंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे कौन सा फैक्टर होगा जो हम लोग को करंट रोक के दिखा रहा है, रिएक्टेंस मिलेगा, इंपीडेंस मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो सब हम लोग स्टडी करेंगे, यानी ऑपोजिंग फैक्टर क्या है वो खोजेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वेव डायग्राम बनाएंगे। वेव डायग्राम किसे किसके बीच होगा, वेव डायग्राम का मतलब हो गया ग्राफ, जो हम लोग बनाते हैं ना, ये साइन का ग्राफ क्या होता है, ऐसे चल रहा है। अगर मान लो ईएमएफ ये रहा तो करंट ऐसे जाएगा, दोनों का फेज अगर बराबर हुआ तो आउट ऑफ फेज हुआ तो कौन आगे है कौन पीछे, वो हम लोग बनाना पड़ेगा। फिर हम लोग बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम लोग फेज के बारे में स्टडी करेंगे, दोनों के बीच में जो फेज रिलेशन है, यानी ईएमएफ और करंट के बीच का जो फेज का रिलेशन है उसको हम लोग फेजर ग्राफ में बनाएंगे। फेजर को हम लोग आर्गन ग्राफ भी कहते हैं, बट फेजर का मतलब क्या होता है, देखो ग्राफ हम लोग इससे पहले जो भी स्टडी किए हैं वो ग्राफ में क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होता है, और उसमें प्लॉटिंग कैसे होता है सबको मालूम है नॉर्मल ग्राफ। ये एक दूसरा टाइप का ग्राफ है, एक सर्कुलर ग्राफ है जहाँ पे प्लॉटिंग कैसे होता है। देखो जैसे कि मान लो ये रहा एक हम लोगों का, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम लोग अगर हम बोलते हैं
प्रोजेक्टाइल मोशन सबको याद है, हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हैं और फायर करते हैं, तो ये एक एंगल बना के आगे तरफ जाता है। तो मान लो हम साहिल को दिए जिम्मेदारी कि तुम 40 डिग्री ऊपर उठाना हॉरिजॉन्टल से और फायर करना 10 मीटर पर सेकंड से, तो फायर किया। और श्रद्धा को बोलते हैं कि तुम 50 डिग्री ऊपर उठाना और 20 मीटर पर सेकंड से फायर करना। इसको हम बोले ग्राफ में प्लॉट करो। तो कैसे प्लॉट करेंगे, तो फेजर डायग्राम कैसा होता है, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, एक बार समझ में आ जाएगा। एंगल की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कुलर एक सर्कल की बात की है, ये सर्कल, इस सर्कल में कितना एंगल कवर हो जाएगा, एक टोटल कंप्लीट मारे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिए। अगर हमारा प्लॉटिंग 90 डिग्री से कम है तो हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, 90 से 180 डिग्री हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट, या 0 से 180 हुआ तो फुल ये हाफ क्वाड्रेंट ले लेंगे हम लोग, ये हाफ सर्कल क्वाड्रेंट में हाफ ले लेंगे पूरा, और जहां पे जो एंगल आएगा वो क्वाड्रेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो तुमको हम क्या बोले थे, 40 डिग्री 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से हम 40 डिग्री ऊपर उठेंगे। 40 डिग्री कहाँ से जा रहा है, मान लो 40 डिग्री ऐसे जा रहा है, ये गया 40 डिग्री, तो हम एक लाइन बना देंगे ऐसे 40 डिग्री। 40 डिग्री में कितना दूर तक तुमको बोले हैं, 10 मीटर पर सेकंड से फायर करना है। अब यहाँ पे खांच रहेगा, मान लो 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। यहाँ पे ये मार्किंग कहाँ मिलता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मिलता है, लेकिन यहाँ पे मार्किंग एक्सिस के साथ साथ चलता है। तो मान लो 10 अगर बोले तुमको, तो एक एक ठो ही 2-2 करके अगर रहा या 5 करके रहा, पहला वाला 5 दूसरा वाला 10, तो तुम्हारा यहाँ पे मार्किंग कर देंगे हम, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट। समझ में आ रहा है। तब हम ग्राफ को यहाँ या तो यहाँ पे हम पॉइंट मार्क कर देंगे, या तो हम इतना बड़ा बनाएंगे, बस ये हो गया। और एंगल को बता देंगे यहाँ से यहाँ तक कि ये रहा 40। और अगर श्रद्धा का प्लॉट करने गए तो वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि 50 डिग्री और 20 मीटर पर सेकेंड, हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। ये ग्राफ में हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जा रहा है, एक तो एंगल कितना कवर प्लस उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट बॉडी। इसको अगर यहाँ पे प्लॉट करना होता तो हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, मान लो अगर हम लोग बोल देते हैं कि x एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द एंगल और y एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू, तो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि ये 40 डिग्री में आया है तो इसका वैल्यू है 10, तो 40 डिग्री में 10, ये हो गया इसका पॉइंट। और अगर 50 डिग्री आया है तो 50 डिग्री में 20 वैल्यू, ये हो गया इसका। ये प्लॉटिंग ऐसे होता है, और इसको फेजर डायग्राम में बनाया तो ऐसे होता है। तो फेजर डायग्राम कैसे करते हैं हम लोग, एंगल को कंसीडर करके ऐसे एंगल प्लॉट कर देते हैं और उसी लाइन पे उसका वैल्यू मार्क करते हैं। समझ में आया, दिस इज फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम हम लोग बनाएंगे व्हेन वी आर कंपेयरिंग द आई एंड ई। अब फेजर डायग्राम बनाने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे पावर, इंस्टेंटेनियस पावर पहले निकालेंगे। मेन यहाँ पे मकसद रहेगा पावर निकालना, पावर। और पावर निकालते पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस निकालेंगे और फिर एवरेज निकालेंगे, एवरेज पावर, वही होगा हमारा एक्चुअल पावर। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद हम लोग देखेंगे हमारा डेरिवेशन फॉर दैट पर्टिकुलर सर्किट कंप्लीट होता है। समझ में आया सबको। तो ये हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक होगा एसी थ्रू रेजिस्टर, प्योरली रेजिस्टर, प्योरली रेजिस्टेंस सर्किट या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। वो बहुत ही सबसे इजीएस्ट ऑफ द डेरिवेशन है, फटाक से हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव में। तो उससे पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन देख लो, आगे हम लोग पढ़ते हैं।